कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार 2 ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नोवेल के चैप्टर नंबर 321 में आप सभी का स्वागत है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा इंटेंस और कह सकते हैं बहुत ही लाजवाब होने वाली है। और कल की चैप्टर आने वाली है जो उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ऐसा क्यों? तो यार इस एपिसोड में आपको पता चल जाएगा। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वैंग पवेलियन मास्टर उस पर अटैक हो चुका था, एक अल्ट्रा लिमिट और साथ में 12 लीडर जो कि अपने ट्रू बॉडीज में होते वो उस पर अटैक कर दिया होता है, जिसके कारण बंदे की फट पड़ी थी। वो जल्दी से जितने भी एल्डर्स और साथ में यंग पैलेस मास्टर होते उससे कहा था कि बचाओ मुझे, जल्दी से बचा। जिसके साथ हमें ये बताया जाता है कि यूनियन सिटी जो 9 रिवर होली रियल में मौजूद है उसमें उसके मल्टीपल क्लोन्स मौजूद थे और सारे स्पिरिचुअल अटैक्स उसके हर एक क्लोन्स पे काम करेंगी, क्योंकि ये स्पिरिचुअल विल पावर्स पर अटैक की गई है। इसके कारण आपके हर एक क्लोन्स पे अफेक्ट पड़ेगा ही। अब यहाँ पे कुछ क्लोन्स का उस पे कम अफेक्ट पड़ेगा। जैसे बात करें जो क्लोन उसके ओरिजिन कॉन्टिनेंट में होगी, ओरिजिन वर्ल्ड में होगी, तो वहाँ पे सुप्रीम रूल्स उन सारे अटैक्स को सप्रेस कर देगी, जिससे कि वो ज़्यादा इंजर नहीं हो पाएगा। लेकिन वो सारे क्लोन्स जो कि बाहर मौजूद है, जिसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस या सुप्रीम रूल्स नहीं है, वो तो उतने ही पावर से ना डैमेज होंगे। अब यहाँ पे उसके जितने भी नॉन रिवर होली रियल्म्स में सोल क्लोन्स थे, मतलब क्लोन्स थे, वो सभी सोल अटैक से अफेक्ट हो जाते हैं और बहुत ही सेम इंटेंसिटी से अटैक होती है, जिसके कारण यार बंदा चीखने चिल्लाने लग जाता है। अब पैलेस मास्टर वैंग यूनियन सिटी को काफ़ी हाई वैल्यू करते थे, इसलिए उसने अपने आप के लिए एक सीक्रेट ट्रेजर भी लाया था जो कि काफ़ी ज़्यादा उसके लिए सुटेबल होता है। उसके पास अपने लू फेंग के जैसे ही इमॉर्टल हार्ट और पाम रियलम जैसे ही पावरफुल ट्रेजर्स मौजूद होते हैं जो कि उसके सोल तक को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन एक अल्ट्रा लिमिट लेवल हार्ट बिविचिंग वॉर्म और साथ में 12 लीडर्स के ट्रू बॉडी के एक साथ उस पर स्पिरिचुअल पे अटैक करने की वजह से बंदा क्या ही कर पाता। यहाँ अगर बात अलग होती कि वो रेड गाय अगर अल्ट्रा लिमिट वाला बंदा ना होता तो अपने वैंग पवेलियन हॉल मास्टर को उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं सहना पड़ता। लेकिन इतने सब चीज़ होने के साथ और उसके ओरिजिन वर्ल्ड पे रिस्ट्रिक्शंस के साथ उसके ट्वेल्स होने के साथ ही वो वहाँ पे कुछ ही पावर्स को वीकन कर पाता। बचा हुआ था सिर्फ 20 से 30 पावर्स, लेकिन यार 20 से 30% पावर्स भी काफ़ी ज़्यादा होती है पैलेस मास्टर वैंग के लिए और उसको होपलेस बना देती है। जिसके साथ वहाँ पे पैलेस मास्टर युंग जियांग और साथ में कई और सारे 13 फिजिकल बॉडीज उनके मिलकर अपने पैलेस मास्टर वैयांग के पास जाने लगते ताकि उसको बचाया जाया जा सके। इसके साथ पैलेस मास्टर गाइटो भी इसके लिए ईगर था। फिलहाल में देखो यहाँ पे बाकी के एल्डर्स को इसके बारे में भनक नहीं थी, सिर्फ दोनों पैलेस मास्टर को, जहाँ पे वो उसको बनाने की कोशिश करते। अल्दो पैलेस मास्टर युंग जियांग पैलेस मास्टर वैयांग से काफी ज्यादा नाराज रहा करते थे, लेकिन बात है अभी सिटी की सेफ्टी की, तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। जिसके साथ वो दोनों मिलकर उसे बचाने के लिए जाने लगते। यहाँ तक कि वार्निंग पवेलियन को भी इसके बारे में पता था और साथ में गिफेंग, वो दोनों वहाँ पे अपने सिटी के फॉर्मेशंस को एक्टिव करके अपने पैलेस मास्टर वैयांग को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि ये सभी प्लंडरिंग फोर्सेस वैयांग पवेलियन मास्टर्स के ही अंदर आते हैं और सभी मिलके वहाँ पे अपने वैयांग पवेलियन मास्टर को, वैयांग पैलेस मास्टर को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। साथ में बाकी के एल्डर्स भी इस अभियान में जुड़ चुके होते हैं और इस मूवमेंट पे बहुत सारे कह सकते हो पार्टीशन होती है, बहुत सारे एल्डर्स होते हैं और उन सबका सेम गोल होता है ताकि वो पैलेस मास्टर वैयांग को बचा सके, क्योंकि आप पैलेस मास्टर वैयांग पूरे के पूरे यूनियन सिटी के डिफेंस को एक बहुत ही इंपॉर्टेंस देते थे, वही सबको कंट्रोल करते थे। यहाँ तक कि पैलेस मास्टर युंग जियांग उनकी पावर तो सोल पॉल्यूशन से कम हो चुकी थी, वो क्या ही कर सकते थे। अल्दो पैलेस मास्टर युंग जियांग हायर रोयल में थे, लेकिन उनकी सोल पॉल्यूशन की वजह से वो अपने 99% स्ट्रेंथ को अपने सोल पॉल्यूशन को रोकने में ही लगाए हुए थे, 1% पे क्या ही कर सकता था। इसलिए उसकी जो मेजर रोल थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी, लेकिन उसके अपने फ्रेंड्स थे और उसके अपने इन्फ्लुएंस पूरे की पूरी सिटी में थे, इसलिए वो उसको बचाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन वो
3 ब्रेथ के अंदर चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें पता चलता है कि पैलेस मास्टर वैंग चिल्लाने लगता है, चीखने व मदद की गुहार लगाने लगता है, लेकिन दिखाया जाता है कि वहाँ पे सब खत्म। उसके जो 3 क्लोन्स जो कि 9 रिवर होली रिवर में मौजूद थे वो मारे जाते हैं। ये स्पिरिचुअल बॉडीज जो कि लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के थे वो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग होते हैं। एक साथ एक अल्ट्रा लिमिट लेवल और 12 लीडर्स का अटैक करने के साथ ही यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर पाता। इस मूवमेंट पे पूरा का पूरा यूनियन सिटी का जो सर्वाइवल का चांसेस थे वो कम हो चुके होते हैं। अगर लू फेंग भी अभी वेयांग पैलेस मास्टर की जगह होता तो यार लू फेंग भी बस थोड़ी देर के लिए होल्ड ऑन कर पाता। आफ्टर ऑल पैलेस मास्टर वेयांग की पावर्स लू फेंग से काफ़ी ज़्यादा है। लू फेंग बस एडवांटेज अपने सीक्रेट स्पिरिचुअल विल पावर्स की वजह से ले पाता, वरना यार पावर्स के मामले में लू फेंग वेयांग हॉल मास्टर के अभी पास में भी नहीं आता है। पास में आता है बस उसको हरा नहीं पाता। जिसके साथ हमें यहाँ पे पैलेस मास्टर वेयांग को दिखाया जाता है जो कि कह सकता हूँ मूर्ति के जैसा खड़ा हो जाता है। फाइनली वो अपनी आंखें खोलता है और हमें पता चलता है कि यार अपना पैलेस मास्टर वैंग भी उन हार्ट बिविचिंग वर्म्स के द्वारा कंट्रोल कर लिया गया होता है। मतलब देख रहे हो एक अल्ट्रा लिमिट हार्ट बिविचिंग क्लैंस कितना ही ज़्यादा पावरफुल होता है। पैलेस मास्टर वैंग के बंदे के जैसा उसके बॉडी पे कंट्रोल कर लिया। अब यहाँ पे हमें ये एग्जैक्टली नहीं बताया गया कि यार क्या पैलेस मास्टर वैंग के सारे बॉडीज पे कंट्रोल कर दिया गया या सिर्फ ये जो क्लोन अभी यूनियन सिटी में मौजूद है वही। मुझे लगता है कि सिर्फ इसी क्लोन्स को ही कंट्रोल किया गया है, बाकी के जितने और क्लोन जो कि ओरिजिन वर्ल्ड है और या फिर कह सकते हो बाकी की जगह तो उसको कंट्रोल नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 बॉडीज के ही बारे में जिक्र की गई जो कि यूनियन सिटी में मौजूद थी, जिसमें से वो मारे गए और बचा अभी यहाँ पे इसका मेन बॉडी। उसी के साथ उनका एक किंग इमर्ज होता है जो कि पैलेस मास्टर वैंग के बॉडी को पोजेस कर दिया होता है। अल्दो इनफैक्ट ये कह सकता हूँ कि हार्ट बिविचिंग वर्म्स और सोल डिवॉरिंग सर्पेंट्स प्रैक्टिशनर्स के बॉडी को पहले कंट्रोल किया करते थे, लेकिन ये इल्यूजनरी हार्ट बिविचिंग वर्म्स ये सभी रियल बॉडीज के साथ आए हुए थे, इसलिए इसका इतने पावरफुल बंदे का या कंट्रोल कर पाना या लाजमी होता है। अब इस चीज़ को देखकर जो 12 इल्यूजनरी लीडर्स होते हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और या उसके चाहता घूमने लगते हैं। जैसे यार वो रात में जंगल के लोग हू करते रहते वैसे ही वो उसके चारों तरफ घूमने लगते और कहते हैं कि जिसके साथ पैलेस मास्टर वैंग मतलब जो कंट्रोल हुआ है वो खुद कहता कि पैलेस मास्टर मारा जा चुका है, हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पे वही कंफ्यूजन है कि क्या सारे मारे गए या फिर यहाँ पर जो बॉडी मौजूद है जो क्लोन मौजूद है वही, जो यहाँ पे वो सब अपने प्लानिंग को शुरू कर देते हैं। यहाँ पे उनके पास एक पावरफुल बॉडीज थी और यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा उन्होंने उसको खत्म कर दिया, तो उनके लिए बचा ही क्या है। और जबकि वो यहाँ पे एक्सपोज हो चुके थे तो या उन्हें फिर से प्रैक्टिशनर्स को मारना शुरू करना होगा। अभी इंटायर 9 रिवर होली रिवर्स में उसके पैलेस मास्टर वैंग के बॉडी मारे जा चुके थे और यूनियन सिटी में बहुत सारे एल्डर्स पैलेस मास्टर वैंग के पावर्स के बारे में अच्छे से जानते थे। उन्हें यहाँ पता था, यहाँ पे उन्हें यह भी पता चल जाता है काउजन इफेक्ट से कि खत्म सभी बॉडी खत्म, जिसको देखकर पैलेस मास्टर गाइटो जो कि वही वेपन्स को मैन्युफैक्चर करता था बनाता था वो भी समझ जाता कि यार ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। मास्टर ऑफ वैनियंग पवेलियन भी कहता है कि यार ये खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि यहाँ पे एक किंग आ चुका था जो कि हमारे बीच में था और अभी रियल बैटल आने वाला है। अब यहाँ पे एक किंग का आने का मतलब यही है कि यार इन सारे प्रैक्टिशनर्स के फैक्शंस के लिए एक नाइटमेयर के जैसा, क्योंकि यार ये किंग इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि यार ये पूरे सिटी को तबाह करने की पावर्स को रखते हैं। शुरुआत में ये नाइटमेयर डिसीजिव बैटल से डिसाइड की जाती थी, वहाँ पे अब उनका स्ट्रॉन्गेस्ट पैलेस मास्टर ही खत्म हो चुका है तो क्या भी कर सकते हैं। लू फेंग के क्लोन को दिखाया जाता है जो कि आउटर सिटी एरिया में मौजूद होता है। ओरिजिनली वो आउटर सिटी केव में इसलिए होता है ताकि वो वहाँ पे बैचेज में जाकर केव फॉर्मेशंस को बंद करेगा और केयरफुली इन्वेस्टिगेट चालू करेगा, लेकिन जब से पहले वो वहाँ पे पहुंचे उससे पहले पैलेस मास्टर वैंग पे अटैक होता है और वो मारा जाता है। इसी के साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है अपने चैंकिंग डाइन टावर, मतलब कह सकते हो कि वहाँ पर एल्डर जो चैंकिंग टावर मास्टर होते हैं वो लू फेंग को न्यूज़ भेजते हैं कि ब्रदर लू फेंग जो पैलेस मास्टर वैंग है वो अल्ट्रा लिमिट लेवल हार्ट बिविचिंग वर्म और साथ में 12 लीडर्स लेवल बेंग्स के साथ एक साथ अटैक किया है और वो उन सबके रियल बॉडी से, जिसको सुनकर लू फेंग का चेहरा बदल जाता है और कहता है कि क्या अल्ट्रा लिमिट लेवल हार्ट
स्विचिंग वर्म्स ये अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे लू फेंग को पहले से ही अंदाजा था कि यार यहाँ पर एक लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन होगा, जिससे कि यार जितने भी लो लेवल के क्रिएचर्स होंगे वो काउंटर अटैक करेंगे ही। लेकिन यार किसने सोचा था कि उन सब के बीच एक अल्ट्रा लिमिट लेवल लड़कर मौजूद होगा। अब देखो इस लेवल का बंदा था, इसलिए लू फेंग के सामने जब ये रेड गाय होता है तभी लू फेंग इसको पहचान नहीं पाता, क्योंकि यार इसकी पावर्स कई ज्यादा थी। अगर वहां पे वो बंदा लू फेंग को मारने की कोशिश करता ना तो क्या सकता कि लू फेंग का भी काम तमाम हो ही जाता, क्योंकि वैसा अकेला नहीं कुछ उखाड़ पाता। लेकिन यहाँ पर लीडर्स के साथ होता तो लू फेंग का भी काम तमाम हो ही जाता, लेकिन उसके लिए और भी बंदों की जरूरत पड़ती। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है इतिहास के बारे में कि जीवू होली रियलम में जितने भी सिटीज थे जो कि आज तक कोलैप्स हुए हैं वो इसलिए कोलैप्स हुए क्योंकि वहाँ पे जितने भी लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे उनमें अल्ट्रा लिमिट लेवल लड़कर्स का जन्म हो गया था। अभी के फिलहाल यूनिवर्सिटी अपने लाइफ एंड डेथ के ब्रिंक पे होता है और ये बात लू फेंग को अभी रियलाइज हो जाता है। लू फेंग को पता था कि यार उसकी वजह से जो कि उसने लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशंस की थी जिसके कारण उन पर अटैक किया था और उनको एडवांस में एक्शंस लेने के लिए मजबूर कर दिया। जहां पर अभी के फिलहाल कह सकता हूँ कि अभी लू फेंग ने जो किया वो अच्छा था, क्योंकि यार जो एडवांस में बैटल हुई थी तो पूरी की पूरी मेजर फोर्स आर्मी थी एनिमीज की वो अभी तक नहीं आई हुई थी। तो कह सकता कि लू फेंग अभी काफी अच्छा काम किया था। यहाँ पे कहता कि यार ये सब है, जिसके साथ हमें चैंकिंग टावर मास्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लू फेंग को बताता कि ब्रदर लू फेंग पैलेस मास्टर वेयांग मारा जा चुका है। लू फेंग को इस बात की भनक उसी वक्त लग चुकी थी जब यहाँ पे अपने लू फेंग ने स्कैन करना शुरू किया था, क्योंकि यार पैलेस मास्टर और वेयन वो ऑलरेडी मिल चुके थे और यहाँ पे लू फेंग का उसके साथ एक काउजन इफेक्ट रिलेशनशिप बन चुका था। अब देखो यहाँ पे काउजन इफेक्ट कह सकते हो बहुत ही अलग सी चीज है, जहाँ पे आप किसी से मिलते हो ना तो आपकी किस्मत की लकीरें उनसे मिल जाती हैं। आपने इसका बेस्ट एग्जाम्पल परफेक्ट वर्ल्ड में देखा होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको किस्मत की लकीर के बारे में अच्छा से समझ में आएगा। अगर आप किसी से मिल लेते हो तो आपकी किस्मत उसके साथ जुड़ जाती है, या फिर कह सकते हो कि नहीं भी मिले या फिर किसी और तरीके से तो आपकी किस्मत की लकीरें उसके साथ मिल जाती हैं, जो कि आपने परफेक्ट वर्ल्ड में अच्छे से देख रखा होगा। इसके साथ यहाँ पे अपना लू फेंग सेंस नहीं कर पा रहा होता वेयंग पैलेस मास्टर, क्योंकि वो ऑलरेडी मिल चुका था तो वो उसके ऑरा को महसूस कर पाता, लेकिन वो पूरे के पूरे 9 रिवर होली रियलम में उसके पूरे के पूरे क्लोन्स को महसूस ही नहीं कर पा रहा होता है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि यार वो मारा जा चुका है। इसके साथ लू फेंग यह कहता है कि यार वो तो इतनी जल्दी मारा गया, ये अल्ट्रा लिमिट लेवल तो सच में बाकी बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बाकी के पैलेस मास्टर भी पे अटैक करना शुरू करेगा। लू फेंग इस सिचुएशन के अर्जेंसी को समझ जाता है, लेकिन यार लू फेंग आउटर सिटी में था जो कि बॉर्डर के बहुत ही किराने था, और जैसे ही लू फेंग सामने देखता ना यार लू फेंग हैरान हो जाता है, क्योंकि यूनान सिटी के जो बाहर का सीन होता है ना वहाँ पे कुछ अलग ही हो रहा था। जितने भी गार्ड्स यूनान सिटी के दीवार पे चढ़कर वहाँ पे अपने ड्यूटी को निभा रहे थे वो सडनली दूर में देखते और कहते कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि हमें दूर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के ग्रुप्स जो कि कई सारे डिफरेंट शेप्स ऑफ फॉर्म्स में होते वो आना शुरू हो जाते हैं। कुछ बड़ी थी, कुछ बहुत बड़ी थी, कुछ स्मॉल और थी, कुछ मिस्टीरियस थे, कुछ स्ट्रेंथ थे, कुछ गर्म थे, कुछ ठंडी थी, कुछ इल्यूसिव थी, कुछ को तो प्रेडिक्ट कर पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। वो सभी वहाँ पे बॉर्डर के बाहर थे। उन सभी में नाइडर एबिस विंड बेस्ड ब्लड डेमन एलसी जिससे कि लू फेंग ऑलरेडी फाइट कर चुका है, फायरबर्ड, फ्रॉस्ट सोल वॉचर्स, सोंगवंग डेमन लॉर्ड, युवान सूटी, ब्लैक डेमन इनवॉय, वॉइड वीवर, ऐसे ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं। ये सभी कमजोर नहीं थे बल्कि सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। अब जैसे ही वहाँ पे गार्ड्स इन सबको देखते ना या गार्ड्स के भी यार कह सकते हो कि हाथ कँपाने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यार उन्होंने कभी भी इतने सारे एक साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स को नहीं देखा था। और इस चीज़ को देख कर तो यार कहता है कि यार इतने सारे, अब इन सब की ऑरास भी काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग थी। बहुत सारे मॉन्स्टर्स ऐसे थे जो कि ऑलरेडी गॉड एम्पायर के लेट स्टेज में एंटर कर चुके थे और बहुत सारे लीडर्स भी मौजूद थे। लीडर्स कह सकते हो कि परफेक्शन लेवल पे आते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही लू फेंग की नज़र उस पर जाती है ना कह सकते हो कि लू फेंग के मन में भी दहशत फैल बैठती है, क्योंकि लू फेंग अपने बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन से सारे के सारे इंफॉर्मेशंस को देख पा रहा होता है। वो पूरे के पूरे यूनियन सिटी के बाहर देखता है और इसमें इंपॉर्टेंट
समय में हमें बताया जाता है कि पूरा का पूरा यूना सिटी ही लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के द्वारा घेर लिया गया था। पूरी की आर्मी उसको घेरे हुई थी। इसके साथ लू फेंग का दिल कांपते हुए क्या था कि ये तो लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म की आर्मी है जिसके अंदर परफेक्शन गॉड एम्पर लेवल एग्जिस्टेंस भी मौजूद है। और मेरे जजमेंट के अनुसार में यहाँ पे लगभग मतलब कि यहाँ पे पता नहीं राइटर ने गलती की या फिर ट्रांसलेशन करते समय गलती हो गई, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया था कि यहाँ पे 2000 परफेक्शन गॉड लेवल एग्जिस्टेंस मौजूद थे। एक दो नहीं बल्कि 2000, जो कि बहुत ज़्यादा थी। लू फेंग सिर्फ एक हिनवन हिंगाटी जो कि परफेक्शन लेवल पर था उससे नहीं फाइट कर पाया, तो आखिरकार लू फेंग 2000 परफेक्शन लेवल बंदों से कैसे फाइट कर सकता है। यहाँ पे सिर्फ 2000 परफेक्शन लेवल भी नहीं थे, लेट स्टेज मिड स्टेज की तो बात ही मत करो, सिर्फ लेट स्टेज और सिर्फ परफेक्शन लेवल और क्या सकते हैं उनके लीडर्स भी मौजूद थे जो कि कितने टेरिफाइंग आप लोग प्रीवियस एपिसोड से अंदाजा लगा चुके होंगे जब लू फेंग हिनवन हिंगाटी से फाइट किया होता है। जिसके साथ चैंकिंग टावर मास्टर वहाँ पे मैसेज भेजते हुए कहते हैं ये नामुमकिन है, यहाँ पे इतने सारे लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म यूना सिटी के अराउंड हो ही नहीं सकते हैं, ये जरूर लीडर्स के द्वारा ही लाए गए हैं जो कि 9 रिवर होली रन्स में ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी थी। अब लू फेंग भी इन सारे ह्यूज लेवल ऑफ 9 ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को देख पाता जो कि बाहर छिपे हुए थे। उनकी पावर्स कई गुना थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड हर तरीके से वो घेरे हुए थे, वो उन सबको देख पाता। अब ये आर्मी जितना कि बाकी सबको दिख रहा था लू फेंग ज़्यादा देख पाता क्योंकि वो आर्मी खुद को छिपाए हुए थे। पता नहीं लू फेंग ने पहले क्यों नहीं देखा या फिर अभी वो पास आए इसलिए लू फेंग उनको देख पा रहा है। यहाँ पे लू फेंग ने अपने बायोनिक ऑफ डिस्ट्रक्शन से उनके करंट एक्सटेंट को देख रखा था जो कि लू फेंग के स्ट्रेंथ से काफ़ी जाती है। लू फेंग अभी सिर्फ लेट स्टेज में भी नहीं एंटर किया है, वो मिड स्टेज में ही डॉ ऑफ लाइफ फॉर्म को रखे हुए थे, उसमें वो क्या ही उखाड़ पाएगा इन परफेक्शन लेवल वाले बंदों की। लू फेंग के पास इमॉर्टल हार्ट और पाम रियलम है, तो लू फेंग के कह सकते हो कि सर्वाइवल के चांसेस है। वो सबसे फाइट तो नहीं कर पाएगा लेकिन भाग जरूर सकता है। जिसके साथ लू फेंग ये भी कहता है कि मैं ऐसा भी तो नहीं कह सकता कि मैं उनको बराबरी की टक्कर दे सकता हूँ, लेकिन उसी के साथ वहाँ पे हमें एल्डर्स को दिखाया जाता है जो कि वहाँ के फॉर्मेशंस को कंट्रोल करते हैं। उन सब की नज़र भी उन बाहर ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स से पड़ती है और कहते हैं कि ये आखिरकार इतने सारे ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स बाहर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर तो लीडर लेवल के भी बंदे मौजूद हैं, यहाँ पे एक दो नहीं बल्कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लेट स्टेज गॉड एम्पर्स के लो लेवल लाइफ फॉर्म्स ही मौजूद हैं। मतलब कि अभी के फिलहाल में कह सकते हो कि लू फेंग के लिए लेट स्टेज वाले उतना भी नहीं है, क्योंकि जब लू फेंग कह सकते हो कि मिड स्टेज में ही था तो उस वक्त लू फेंग ने कई सारे मतलब 15 डेमन जो कि लो लेवल मिड स्टेज में थे उसको लेट स्टेज में थे उसको मारा था। तो कह सकते हो कि 100-200 मारना लू फेंग के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन परफेक्शन स्टेज वाले के साथ मिलकर अगर लू फेंग पर अटैक किया है तो लू फेंग भी बेचारा क्या ही कर सकता है। मैं क्या ही कहूँ, लू फेंग भी मारा जाएगा, लेकिन यार लू फेंग को मरने की वजह से कोई ज़रूरत नहीं है। मारा भी गया तो उसके 2 सिर्फ ट्रेजर जाएंगे, इमॉर्टल हार्ट और साथ में वही क्लॉ, और बाकी सब तो लू फेंग का चलता रहता है। बाद में अर्न कर लेगा या फिर कुछ और वो कर ही लेगा। क्लोन्स मौजूद है, जब तक वो अपने क्लोन्स को या आप कह सकते हो वो भाग भी सकता है तो लू फेंग को ज़्यादा घाटा होने वाली नहीं है। लेकिन हम लोग जानते हैं लू फेंग कभी भी भागेगा नहीं, वो यहाँ पे इतने फंसे हुए बंदों की मदद जरूर करेगा। अब एल्डर्स पूरी तरह से हैरान हो चुके थे, उनकी भी दिल कांप उठी थी। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सिटी में सिर्फ 700 एल्डर्स ही मौजूद थी। 700 एल्डर्स वो भी लेट स्टेज में थे, कुछ ही बंदे थे जो कि और भी पावरफुल थे और उन सब के जो गैप है कह सकते हो ना वो बहुत बड़ा था और उन्हें अभी यूना सिटी के डिफेंसिव फॉर्मेशन पे ही रिलाई करना होगा। जिसके साथ यूना सिटी के जो पैलेस मास्टर यूनजियन होते हैं उसके भी एक्सप्रेशन चेंज होता है, क्योंकि यार इस पैलेस मास्टर ने ही अपने मिलिट्री मेड पॉइंट्स को यूज करके इस जगह को बनाया था। अब इस जगह को बनाने वाले वही बंदे थे जो कि केज वर्ल्ड से एस्केप कर चुके थे और यहाँ पे समझ लो कि यार जो भी बंदे यहाँ पे छिप रहे हैं वो किसी फोर्ट्रेस में छिपे हुए हैं। जब तक सेफ है तब तक कि वो बाहर के बंदे अंदर ना आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे ये जो फोर्ट्रेस है वो अपने से लगभग 100 टाइम्स पावरफुल एनिमीज को रेसिस्ट कर सकती है। लेकिन यार अगर इसको इंटरनल एक्सटर्नली ब्रीच किया जाए तोड़ा जाए तो क्या ही किया जा सकता है। जिसके साथ हमें बाकी के लाइफ फॉर्म्स को दिखाया जाता है जिनके
किंग अपने मतलब वहाँ पे 3 किंग्स होते हैं जो कि बाहर मौजूद थे, और भी किंग्स आने वाले थे लेकिन टाइम नहीं था, वो ऑलरेडी अपने प्री एडवांसिंग प्लान को यूज कर देते और सभी एक साथ मिलकर अपने पूरे के पूरे आर्मी के साथ अटैक कर देते हैं। वो सब कॉर्पोरेट करना चाहते थे, वो सब कोई गुंडे मवाली के जैसे नहीं थे, वो सब हायर रैंक के बंदे होते, इसलिए वो बड़े ही आसानी से कॉर्पोरेट करके सिटी पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब ये देखकर अपने यूनान सिटी के फुल ऑपरेशंस फिर से चालू हो जाते हैं। यूनान सिटी की जो डिफेंस थी वो ऑलरेडी एक लंबे टाइम से अपने फुल कैपेसिटी पे चल रही होती है और अभी वो और भी चल सकती है। प्रीवियसली उन्होंने अपने अटैक्स को यूज किया था ताकि वो अंदर छिपे हुए जितने भी लर्किंग क्रिएचर्स है उन सबको मार सके, लेकिन अब जबकि बाहर से ज़्यादा खतरा है तो बाहर की तरफ अपनी डिफेंसिव फॉर्मेशंस को लगा देते ताकि बाहर के बंदों को रोका जा सके, और जो हेवेंस एंड अर्थ की पावर्स होती वो सर्ज होना शुरू हो जाती हैं और यूनान सिटी को बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स में घेर लेती है। और असल में ये सबसे टेरिफाइंग फॉर्मेशंस होते हैं यूनान सिटी की जो कि उन्होंने एक्टिव कर रखी होती है, जिसके साथ क्या सकते हो वो सारे लो लेवल लाइफ फॉर्म्स भी अपनी यूनान सिटी पे बमबारी कर देते हैं। हंड्रेड्स ऑफ डिफेंस सिस्टम यूनान सिटी के परफेक्टली वर्क करना शुरू करते हैं जो कि उन सारे अटैक से रेजिस्ट कर रहे होते हैं, जिसके साथ यहाँ पे वो एल्डर्स काफी ज्यादा गुस्से तौर के आते हैं कि यहाँ पर एक अल्ट्रा लिमिट लेवल लर्कर्स भी अंदर मौजूद है और बाहर में भी काफी ज्यादा किंग्स मौजूद हैं, और अगर यहाँ पे और भी फैक्शंस आ गए तो हमारा बचना काफी ज्यादा मुश्किल है। हमारे पैलेस मास्टर वैंग भी मारे जा चुके हैं और हमारी यूनान सिटी के जो फॉल होने का पॉसिबिलिटी है वो ऑलरेडी 50% से ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि इतना सब हो जाने के बावजूद अपना जो यूनान सिटी के जो सर्वाइविंग चांस थे वो 50% से घट के कह सकते हो 55% घट बढ़ चुके थे कि 55% वो ब्रीच हो जाएगा और 45% ऐसा चांस है कि वो बच जाएगा। मतलब इतना सब के बावजूद भी अभी यूनान सिटी सेफ होने के चांसेस होंगे, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार अभी यूनान सिटी कितना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर एक बार यूनान सिटी तबाह हुई, यहाँ के जितने भी प्रैक्टिशनर्स है वो मारे जाएंगे। लो एल्डर्स एंग्री थे लेकिन उनके अपने क्लोन्स यहाँ पे मौजूद थे, इसलिए वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा शांत रखते हैं। मरेंगे तो उनके क्लोन्स, उनके कोई भी रियल बॉडी नहीं मौजूद होती है, लेकिन जो लो लेवल प्रैक्टिशनर्स सिटी में मौजूद थे असल बात उनके लिए थी, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा पैनिक कर रहे थे। उनके पास कोई क्लोन्स नहीं थी और डेथ उनके लिए एक कंप्लीट डेथ होती। जैसे कि अपने डीमिंग, मतलब वही डीफू की बात कर लो, डीमिंग क्या डीफू किसी के पास क्लोन्स नहीं थी, उसकी रियल बॉडी एक बार वो भी मारा गया तो यार अपना लूफिंग भी उसको फिर से रेजरेक्ट नहीं कर पाया जब तक कि वो यार ओवरलॉर्ड न बन जाता है, तभी जाकर किसी को रेजरेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि ओवरलॉर्ड बनने के पास आपके पास इतनी टेरिफाइंग एबिलिटी आ जाती है कि आप यार पूरे के पूरे स्पेस टाइम किसी केज वर्ल्ड को बना सकते हैं या फिर कह सकते हैं आप पूरे के पूरे चीज़ को, हर एक चीज़ को तब्दील कर सकते हो। अब यहाँ पे ये केज वर्ल्ड आखिरकार बनाया ही क्या किसके गया है, ये ओवरलॉर्ड के द्वारा ही बनाया गया है। जब ओवरलॉर्ड इतने बड़े केज वर्ल्ड को बना सकता है तो समझ लो, मतलब मुझे नहीं लगता ओवरलॉर्ड ने बनाया होगा, लेकिन हाँ ओवरलॉर्ड ने अपनी पावर्स को यूज़ करके दुनियाओं को बनाया है। यूनिवर्सेस को क्रिएट करना हलवा है उनके लिए, तो किसी को रेजरेक्ट कर पाना उनके लिए बड़ी आसान बात होती है, चाहे वो परफेक्शन लेवल की क्यों ना हो या फिर सेमी ह्यूमन लेवल्स की गॉड एम्प्रेस ही क्यों ना हो। इसके साथ वहाँ पे जितने भी प्रैक्टिशनर्स थे वो यार काफ़ी ज़्यादा गुस्से, मतलब कह सकते हो कि पूरे डर में थे। वो कहते कि हम लोग इतने आसानी से नहीं मरना चाहते, हमने इतनी मेहनत की है। जहाँ पे वो सभी बात करने लगता है कि मैं अपने होम टाउन वर्ल्ड में इकलौता ऐसा बंदा था जिसने इतना सफर करके जी होली वेले में ट्रांसेंड किया था, मैं ऐसे नहीं मर सकता हूँ। जहाँ पे वो सभी पैनिक करना शुरू करते हैं। अब यहाँ के कह सकते हो कि लोएस्ट लेवल के प्रैक्टिशनर्स भी अपनी दुनियाओं के राजा हुआ करते थे, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद चींटी से कम नहीं थे। जैसा कि लूफिंग जब अपने ऑरिजिन यूनिवर्स से ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में गया था तो अपने लूफिंग ऑरिजिन यूनिवर्स के अंदर राजा के जैसा था, लेकिन जैसे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में आया वो चींटी से कम नहीं था, कोई भी आकर उसको मसल कर जा सकता था। लेकिन वो तो लूफिंग की किस्मत अच्छी थी जो कि बच गया, और कह सकते हो लूफिंग ने छुपा कर रखा था, वरना लूफिंग का तो खेल ऐसे भी खत्म ही हो जाने वाला था। जिसके साथ यहाँ पर ये सभी बात होने लगती, पूरी तरह से पैनिक मच चुकी थी। इसके साथ वो सब बात करने लगता है। उसी के साथ हमें फिर से लूफिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है पैलेस मास्टर वैंग मारे जा चुके हैं, लॉर्ड ऑफ यंग हॉल वो सीरियसली इंजर्ड है। अगर ये चलता रहा तो हाईली पॉसिबिलिटी है कि यूनान सिटी तबाह हो ही जाएगा। अभी लूफिंग के पास स्ट्रेंथ थी, लेकिन वो अपने इस छोटे मोटे स्ट्रेंथ से पूरे के पूरे सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकता है।
इसके साथ हमें डान टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पे लूफेंग का एक क्लोन डान टावर को गार्ड कर रहा था। इसी के वक्त लूफेंग इमीडिएटली चैंकिंग टावर मास्टर के पास जाकर कहता है लॉर्ड, जिसको सुनकर चैंकिंग टावर मास्टर कहते हैं ब्रदर लूफेंग क्या हुआ। अब यहाँ पे वो लूफेंग से कहता है, मतलब चैंकिंग टावर मास्टर कहता है कि इस समय लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली हमारे पास अभी पावर से एल्डर से जो कि अभी रेसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली वो तुम्हारी वजह से वो उसकी तारीफ भी करता है कि यार तुम्हारी वजह से वो सारे बंदे पहले ही अटैक करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से यार अभी हम लोग हैंग आउट कर सकते हैं, अभी उन सबको रोक कर रख सकते हैं, इसलिए हमारे पास कुछ चांसेस है कि हम सर्वाइव कर पाएंगे। अब लूफेंग भी इस चीज़ को अच्छे से जानता था। इसके साथ यहाँ पर लूफेंग अपने चैंकिंग टावर मास्टर के साथ कहता है कि लॉर्ड, हमारा डान टावर ट्रेजरी उनके पास और उसमें एक प्रीसियस मेडिसिन था जिसकी वर्थ 1 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल थे, जिसकी नाम 100 कैलेमिटीज हॉट एसेंस थी और मुझे वो जरूरत थी। मतलब लूफेंग इस समय में आकर कहता है कि मुझे वो ट्रेजर चाहिए जो कि हमारे डान टावर ट्रेजरी में मौजूद है। अब यहाँ पे इसकी प्राइस 1 बिलियन होती है और इसे बार बार निकाला भी गया था बेचने के लिए, लेकिन प्राइस जबकि इसकी 1 बिलियन था तो बहुत लोगों को लगता था कि ये ओवर प्राइस है, इसलिए कोई भी इसको नहीं खरीदता था। और अभी के फिलहाल लूफेंग के लिए भी इस चीज़ को खरीद पाना नामुमकिन किसी से था, क्योंकि एक चीज़ में आपको 1 बिलियन लगा देना ये काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे लूफेंग के प्लान के मुताबिक जब लूफेंग बिलियंस ऑफ मतलब कह सकते हो पैसे जमा कर लेगा, या फिर कह सकते हो कि जब लूफेंग अपने आप को डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ को ब्रेक थ्रू करने जाएगा तो वो इस ट्रेजर को लेगा। लूफेंग ने ऑलरेडी अपने आप को बहुत ही पावरफुल बना लिया था, अपने डॉ को अच्छे से कंप्रीहेंड कर रखा था। अगर यहाँ पे वो फिर से सेक्लिज्म में जाएगा तो वो कुछ एक ही सेंचुरी में अपने आप को ब्रेक थ्रू करवा लेगा, लेकिन जबकि सिचुएशन बहुत बिगड़ चुकी है तो लूफेंग को जल्दी से ब्रेक थ्रू करना ही होगा। और यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने का एक ही रास्ता है, ट्रेजर की हेल्प लेना, जो कि लूफेंग अभी उस ट्रेजर को लेना चाहता है। जिसके साथ लूफेंग कहता है कि मैं 40% डिस्काउंट के साथ उसको खरीदना चाहता हूँ। मतलब ये हुआ कि मुझे 600 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल चाहिए, मैं आपको यही देने वाला हूँ। अब लूफेंग यहाँ का डिप्टी ओनर था तो यार उसको 40% डिस्काउंट दे सकता था, ले सकता था। जिसको सुनकर चैंकिंग टावर मास्टर कहते कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता कि यूनान सिटी इसको डिफेंड कर पाएगा या फिर नहीं। अगर ये डिफेंड नहीं हुआ तो यार वैसे भी मैं इस ट्रेजर को डान टावर में नहीं रख पाऊंगा, नेचुरली मैं ह्यूमन क्रिस्टल को ही नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि ये बंदा भी यहाँ पे मारा जाएगा, सब चीज़ खत्म हो जाएगा। जिसके साथ वो स्माइल करते हुए कहता कि अगर यूनान सिटी यहाँ पे बच गया तो तुम आगे चल के मुझे ह्यूमन क्रिस्टल दे सकते हो। जिसके साथ वो अपने हाथों से ह्यूमन कैलेमिटीज हॉट एसेंस को निकालते हैं और इसे एक क्रिस्टल जेट ट्रांसपेरेंट बोतल में सील करके रखा जाता है और इसके अंदर एक पर्पल गोल्डन लिक्विड होती है जो कि कह सकते हो चमचमा रही होती है। जिसके साथ यहाँ पे लूफेंग बिना कुछ कहे वो ट्रेजर को लेता है और वहां से निकल पड़ता है अपने डान टावर के मेडिटेशन पैलेस में। अब यहाँ पे लूफेंग सडन ब्रेक थ्रू कर रहा है, जिसकी वजह से लूफेंग की कल्टीवेशन पे इफेक्ट भी पड़ सकता है, लेकिन लूफेंग ने ऑलरेडी बहुत ही एक्यूमुलेट कर रखा है, जिसके हिसाब से लूफेंग को उतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं महसूस होगा। लूफेंग की कल्टीवेशन पे उतना ज़्यादा वहीं दबाव पड़ेगा। आगे चल के लूफेंग फिर से अपने बेस को और भी स्ट्रॉन्ग कर लेगा, जिससे कि इसकी इफेक्ट नलीफाई हो जाएगी। और यह अगला एपिसोड मुझे नहीं पता कि लूफेंग कितने देर में अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाएगा, सेंचुरी में या फिर 1-2 दिन में करवा लेगा या फिर घंटे भर में या फिर उस अटैक से पहले, क्योंकि लूफेंग का ब्रेक थ्रू करना बहुत जरूरी है। लूफेंग अभी के फिलहाल में परफेक्शन लेवल से फाइट कर सकता है, लेकिन 2000 परफेक्शन लेवल से फाइट करना लूफेंग को पहले ब्रेक थ्रू करना होगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ही देख सकते कि आगे होने क्या वाला है। तब तक के लिए बाय।